हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लेसन शुरू किया था कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 14 ठेले पर हिमालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इसमें कौसानी के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो ठेले पर एक आदमी बर्फ़ की जो सिले हैं वो लादे हुए लेके जा रहा था और उससे उठने वाले वाष्प जो धुएं जैसी दिखाई दे रही थी। तो उसके पश्चात लेखक को हिमालय क्षेत्र के कौसानी क्षेत्र का दृश्य याद आया और उसने इस लेसन को शीर्षक दिया ठेले पर हिमालय। तो बहुत ही मनोहारी तरीके से बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो इस निबंध को जब पढ़ते हैं तो पाठक के चित्त में मन में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष ही मूर्तिमान हो उठता है। उसके सामने यह साक्षात दर्शन से देता हुआ दिखाई देता है। तो पढ़ते हैं हम ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है न। खासा दिलचस्प शीर्षक है न, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टेड सा शीर्षक लगता है। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। और लेखक ये भी कह रहा है कि आप विश्वास कीजिए कि मुझे इस शीर्षक को बिल्कुल ही ढूंढना नहीं पड़ा। बैठे बिठाए मिल गया। एक दिन यूँ ही बैठे थे और बैठे बिठाए ही ये शीर्षक हमें प्राप्त हो गया, यानी कि मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। वो मेरे गुरु भी थे और इसके साथ साथ वो मेरे उपन्यासकार मित्र भी थे। उपन्यासकार मित्र भी थे, उनके साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए, यानी कि उनके एक ठेले के ऊपर रखे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे, चिकने, चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। क्या कह रहे हैं वो? लेखक कह रहे हैं कि ठंडे, चिकने, चमकते बर्फ़ से भाप सी उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। मेरे मित्र का जो जन्म स्थान है वो अल्मोड़ा है। वे क्षण भर के लिए, यानी कि कुछ
समय के लिए बर्फ़ को देखते रहे, यानी कि वो बड़े ही आश्चर्य के साथ बर्फ़ को देखते रहे। उठती हुई भाप में खोए रहे और उससे, उस बर्फ़ की सीढ़ियों से जो भाप उड़ रही थी उसमें वो खोए से रहे। और खोए खोए से ही बोले, और उस बर्फ़ में खोए खोए, उसकी वासव में, उसकी भाप में खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। और तत्काल ही जो शीर्षक है मेरे मन में कौन सा गया, अचानक एक मेरे मन में आया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद हैं, और अगर नई कविता से नाराज़ हो तो सुललित गीतकार हों, सुललित यानी कि अत्यंत सुंदर गीतकार हों, तो भी गुंजाइश है, कोई ना कोई संभावना है। इस बर्फ़ को डांटें, उताराओ। ऊंचे यानी कि इस बर्फ़ को डांटो कि उतराओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम या विभिन्न बातें उसी समय मेरे मन में आईं। ये तमाम की तमाम बातें, ये विभिन्न बातें उसी समय, तमाम यानी कि विभिन्न यानी कि सारी बातें, ये जो ऊपर अपने पढ़ी है, ये सारी की सारी बातें, तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई। और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी, और जो मेरे गुरुजन मित्र थे उनको भी मैंने बताई। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है, यानी कि कोई ना कोई उसने दरार पैदा कर दी है, यानी कि कोई ना कोई जख्म सा दिया है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली या सफ़ेद बर्फ़ को थोड़ी धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन में या उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है
मैं जानता हूँ, क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखने के लिए या देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है। कोसी से हम पहुँचे नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली और मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए हम पहुँचे कोसी, और कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। यानी कि ये जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाले हैं, बिल्कुल सूखे हैं और कुरूप हैं, यानी कि इनका रूप भी सुंदर नहीं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे, ढलानों वाले, कभी चढ़ाई वाले, इस प्रकार से बहुत ही दुखदायी यानी कि कष्ट देने वाले ये रास्ते हैं भी। पानी का नाम निशान नहीं और पानी का कहीं भी कोई नाम निशान भी नहीं है। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया का मतलब होता है नया नया सीखा हुआ, यानी कि नवशिक्षित। अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह यानी कि जिसको कोई परवाह नहीं होगी। लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम यानी कि सभी मुसाफिरों यानी कि यात्रियों की ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, यानी कि सभी बहुत ही डरे हुए से महसूस कर रहे थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहाँ उतर गए, और सिर्फ कौसानी जाने वाले हम सिर्फ दो ही थे और हम दोनों के दोनों वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई और जो बस थी वो अल्मोड़े की तरफ चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ यानी कि लकड़ी की काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। यानी कि सामने एक टीन का शेड था और उसमें एक लकड़ी का बेंच वगैरह था, हम उस पर बैठे रहे और अपना समय काटते रहे। तबीयत सुस्त थी, तबीयत कुछ उदास थी, यानी कि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और मौसम में उमस थी, यानी कि गर्मी का सा माहौल था। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, यानी कि ये भी कोई बस वगैरह है, कोई साधन वगैरह है, वहाँ सफ़र करने का कोई साधन है उस क्षेत्र में। तो 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन यानी कि बहुत ही खुशनुमा मिजाज वाले व्यक्ति शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई।
2 घंटे बाद जब दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब हमने उसमें से बहुत ही प्रसन्न बदन यानी कि प्रसन्न चित्त शुक्ल जी को उतरते देखा तो हमारी सुस्ती भी गायब हो गई, अर्थात हमारी जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है, और शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी यानी कि शुक्ल जी जैसा हम सफ़र पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। कोई पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ही पुण्य किए हैं, तो उन्हीं से प्राप्त होता है, यानी कि उसके साथ यात्रा करने का अनुभव बहुत ही सुखद और इंटरेस्टेड रुचिकर होता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया और उन्हीं ने हमें उत्साहित किया था कि आप कोसानी आओ, और अर्थात उन्होंने हमें उत्साहित किया था, प्रेरित किया था, कहने का मतलब। और खुद तो कभी उनके चेहरे पर कभी भी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, और हमने कभी भी उनके चेहरे पर थकान और सुस्ती यानी कि आलस वगैरह और थकावट वगैरह कभी भी नहीं देखे। पर परंतु उनको देखते ही जो हमारी भी सारी की सारी थकान थी वो काफूर हो जाया करती थी। काफूर होना मतलब ख़त्म हो जाया करती थी, यानी कि उनके चेहरे के हाव भाव, उनका बात करने का ढंग, उनका रहन सहन, उनकी शक्ल सूरत इस प्रकार की थी कि कोई आलसी से आलसी व्यक्ति भी उनकी तरफ देख ले तो वो भी बड़ा एक्टिव हो जाता था, यानी कि बड़े ही प्रसन्नचित और कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करने वाले। आगे है, पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन था? शुक्ल जी के साथ कोई एक नया व्यक्ति था, तो उसके बारे में हमने मन में विचार किया कि यह मूर्ति कौन है। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोलासी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर, और उनकी बगल में भी कुछ लटक रहा था और वो हमें आवाज़ पता नहीं हो रहा था, कंफर्म नहीं था कि वो थर्मस है, कोई कैमरा है या कोई दूरबीन वगैरह यानी कि बाइनोकुलर है। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की, और उनकी जो चाल थी वो भी हमें बड़ी अटपटी, बड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी उन बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर, सींकिया यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला होना, सींक की भांति, यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना यानी कि रमकते हुए चलना, बड़े मस्त होकर चलना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन भी घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी चैप्टर हम आगामी पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।